आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हवा में ही आग लगने के बाद पाकिस्तान बॉर्डर के पास गिरा फाइटर जेट, विंग कमांडर शहीद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में चुनाव टालने का किया अनुरोध। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और हरियाणा समेत इन राज्यों में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। पीयूष जैन की आड़ में अखिलेश यादव के खजांची पर निशाना, अब तक 180 करोड़ रुपए बरामद। ओमिक्रॉन से आ सकती है तीसरी लहर, 3 फरवरी को भारत में पीक पर होगा कोरोना। बिहार में मांझी सहनी की लंबी मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म। सोना खरीदने वालों के लिए बल्ले बल्ले, लगातार 5वें दिन गिरे दाम। 6 महीने तक रोजाना 4 घंटे क्रिकेट खेलते थे रणवीर सिंह, खुद कपिल देव और बलविंदर ने दी थी ट्रेनिंग। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, रिश्ता बहुत पुराना हो गया था, प्यार बाकी है। और केएल राहुल ने कहा टीम इंडिया 5 गेंदबाजों के साथ खेलेगी, रहाणे और अय्यर में फंसा पेच। भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 लड़ाकू विमान शुक्रवार शाम राजस्थान के जैसलमेर के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई। एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। जिस जगह जेट गिरा वह सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क में है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। यह एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, इसलिए वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। विमान लगभग 8:30 बजे क्रैश हुआ है। विंग कमांडर हर्षित सिन्हा ने रेगुलर उड़ान के लिए जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। हादसे की जगह जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार विमान में हवा में ही आग लग गई थी और उसके बाद वह धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आयोग अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा। वहां कोरोना व उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की स्थिति क्या है, इसकी भी समीक्षा होगी और इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव टालने संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुझाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों की रैलियों में काफी भीड़ एकत्रित हो रही है। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अदालत ने रैलियों को टालने और चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया था। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि आयोग के उत्तर प्रदेश के दौरे में सभी विषयों की समीक्षा की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ते मामलों को देखते हुए आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाने की घोषणा की। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की थी। सरकार लगातार क्रिसमस और नए साल पर होने वाले जश्न में शरीक नहीं होने की अपील कर रही है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 358 मामलों की पुष्टि हुई है और यह वेरिएंट लगातार फैल रहा है। महाराष्ट्र में 20 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक पूरे राज्य में एक जगह पर 5 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर पाबंदी रहेगी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया तो आयोजक को 50,000 का जुर्माना देना होगा। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर चल रही जीएसटी की कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पीयूष जैन के बहाने सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे करीबी समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन पर दबाव बनाना चाह रही है। पम्मी जैन को अखिलेश का खजांची और पीयूष जैन का करीबी माना जाता है। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक बड़े कपड़ा व्यवसायी समेत अखिलेश के कई करीबियों पर जीएसटी का छापा डालकर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, उसी कड़ी में पीयूष जैन के यहां हुई कार्रवाई को जोड़कर देखा जा रहा है। पीयूष जैन की तरह पम्मी जैन का भी बड़ा कारोबार है। कानपुर और कन्नौज में जहां पीयूष जैन के घर है, वहीं पम्मी जैन के भी आवास है। ऐसे में पम्मी जैन भी चर्चाओं के घेरे में आ गए हैं। पम्मी का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। वह कांग्रेस और बसपा के भी काफी खास रहे हैं। बाद में वह समाजवादी पार्टी से जुड़े और अखिलेश यादव के सबसे विश्वास पात्र लोगों में शामिल हो गए। यह भी कहा जा रहा है कि पम्मी जैन ही वह बड़े कारोबारी है
है, जिन्होंने अपने संपर्कों के बल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए गुजरात में इन्वेस्टर्स मीट कराई थी। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में उनकी धमक और भी बढ़ गई थी। देश में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जिम्मेदार होगा। आईआईटी कानपुर के रिसर्चरों ने अपनी नई स्टडी में यह अनुमान जताया है। इसके अनुसार 3 फरवरी को कोरोना केस पीक पर होंगे। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व में अभी तक के मामलों की समीक्षा की गई। अध्ययन में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर के ट्रेंड को देखते हुए यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है, जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी। रिसर्चरों की टीम ने गार्जियन मिक्सचर मॉडल नाम के एक स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाने को लेकर हम प्रमुख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मुकेश सहनी शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। बिहार के पशुपालन मंत्री सहनी और पूर्व सीएम मांझी के बीच करीब 1 घंटे 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने जल्द होने वाले विधान परिषद चुनाव, सरकार के आयोग, बोर्ड एवं समितियों के गठन, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार दोनों नेता विधान परिषद की सीट से लेकर बोर्ड और आयोग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी चाहते हैं। साथ ही यूपी चुनाव में भी दोनों गठबंधन कर सकते हैं। अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इस कारोबारी हफ्ते के लगातार 5वें दिन सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 12 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,280 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला है। वहीं गुरुवार को सोना 48,292 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। सोने से उलट कल चांदी की कीमतों में थोड़ी तेजी देखी गई। चांदी 41 रुपए की प्रति किलो की तेजी के साथ 61,843 के पार खुला। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कबीर खान ने 83 फिल्म बनाने की सोची थी तो उन्हें पता था कि उनके सामने कई चुनौतियां आने वाली है। उन्हें तो शायद यह भी नहीं पता था कि यह फिल्म बन पाएगी या नहीं। 1983 विश्व कप को उसी जोश और जुनून के साथ रिक्रिएट करना बड़ी बात थी। शुक्रवार को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने वही जुनून फिर से जगा दिया। रणवीर सिंह का विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव का रोल निभाना इसमें सबसे दमदार चीज रही। कबीर ने फिल्म रिलीज होने से पहले कहा था कि रणवीर अगर ठीक तरह से कपिल का रोल नहीं निभा पाए तो दर्शक उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन फिल्म में रणवीर ने कपिल की यादों को ताजा कर दिया। फिल्म में रणवीर की एक्टिंग वाकई शानदार थी। रणवीर के लिए यह भी किरदार निभाना आसान नहीं था, पर डायरेक्टर कबीर को उन पर पूरा विश्वास था। उन्होंने फिल्म बनाने से पहले कहा था कि रणवीर सिंह ही कपिल के रोल के लिए परफेक्ट है। उन्होंने कहा था कि रणवीर गिरगिट की तरह है। उनकी आखिरी 4 फिल्में देखिए तो पता चल जाएगा कि वह किस प्रकार अलग अलग तरह के किरदार निभाने में माहिर हैं। कबीर ने रणवीर को यह भी सलाह दी थी कि इस फिल्म में उनके जैसा दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि उनके अंदाज और उनके जुनून की नकल करना महत्वपूर्ण होगा। इंस्टाग्राम पर एक मैसेज के जरिए शुरू हुई रोहमन शॉल और सुष्मिता सेन की लव स्टोरी के खत्म हो गई है। इस बात का ऐलान खुद सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर किया है। गुरुवार को एक फोटो पोस्ट करते हुए सुष्मिता ने लिखा, हमने दोस्ती के रूप में शुरुआत की, हम दोस्त बने रहे, रिश्ता बहुत पुराना हो गया था, प्यार बाकी है, अब और ज्यादा कयास नहीं, जियो और जीने दो सुनहरी यादें, कृतज्ञता, प्यार, दोस्ती, लव यू दोस्ती। इससे पहले गुरुवार की सुबह से ही कुछ रिपोर्टर्स में दावा किया जा रहा था कि रोहमन अपना सामान लेकर सुष्मिता का घर छोड़ गए हैं। इन दिनों वे अपने दोस्त के घर पर हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था। सुष्मिता के 46वें बर्थडे पर रोहमन ने उन्हें विश भी किया था। भारतीय उप कप्तान केएल राहुल ने शुक्रवार को संकेत दिया है कि टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में 5 गेंदबाजों की रणनीति के साथ बरकरार रहेगी, लेकिन स्वीकार किया कि 5वें नंबर के लिए अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर के बीच फैसला करना मुश्किल होगा। भारत रविवार से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले यहां एक हफ्ते से अभ्यास कर रही है और नवनियुक्त उप कप्तान का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका में लय तय करने के लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत है, जहां उन्होंने कभी भी टेस्ट
टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। यह पूछने पर कि क्या 4 गेंदबाजों को खिलाना टीम के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट की समस्या बन जाती है, जिससे लाइनअप में एक अतिरिक्त बल्लेबाज को शामिल किया जा सकता है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। केएल राहुल ने वर्चुअल मीडिया बातचीत के दौरान कहा, प्रत्येक टीम टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट झटकना चाहती है। हम भी इस रणनीति का इस्तेमाल कर चुके हैं और इससे हमने विदेश में जो भी मैच खेले हैं प्रत्येक में मदद मिली है।